हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोशास्त्र। आई एम नेहा मौर्य और आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने सारे टर्म्स बता दिए थे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। देखो, इस चैप्टर में हमें बहुत सारे नए नए टर्म्स पता चलते हैं, जैसे जीन, अलीस, डोमिनेंट, रिसेसिव, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, लोकस। तो उन टर्म्स को जाने बिना आप ये चैप्टर नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले आप जाके वो वाला वीडियो देखिए, अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर हम यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज हम आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में। तो इस चैप्टर में दो टर्म्स और हैं। एक तो है आपका इनहेरिटेंस और एक है वेरिएशन। इन दो वर्ड का भी मतलब हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है और वेरिएशन का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जैसे मम्मी पापा मम्मी से जो कैरेक्टर बच्चों के अंदर आते हैं, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इनहेरिटेंस कहते हो। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी इज नोन एज इनहेरिटेंस। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर पास होते रहना, इसे ही आप क्या कहते हो? इनहेरिटेंस कहते हो। हालांकि हमारे मॉम डैड के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं, बट फिर भी क्या हम अपने मॉम डैड की तरह दिखते हैं? नहीं। हमारे अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। उनको ही, उन डिफरेंसेस को ही हम क्या कह देते हैं? वेरिएशन। तो कहने का मतलब ये है कि भले कैरेक्टर ट्रांसफर हो, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट इज नोन एज वेरिएशन। बेसिक। तो इस चैप्टर में हम उन दोनों की बात करने वाले कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर पास होते हैं, फिर भी उसके अलावा भी बच्चों और माता पिता के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है? वेरिएशन होता है। ये दो टर्म समझ में आई? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस पूरे चैप्टर के मेन हीरो की, या जो मेन लीड है, ग्रिगेट जॉन मेंडल की। ठीक है। तो इनके बारे में हमें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए ये चैप्टर समझने के लिए। तो चलो, कुछ जानते हैं बात। इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि इनको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कैसे बने, उसके लिए अब हम ये पूरी स्टोरी देखेंगे कि क्या हुआ था इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, देखो। तो ब्रिगेड जॉन का मेंडल का जो जन्म था, कब हुआ था, वो हमें नहीं जाना, बट हम फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे कि ही वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रिया। इन ऑस्ट्रिया, यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसे ऑस्ट्रिया कहा जाता है। तो ये ऑस्ट्रिया में बड़े हुए और वहां पे आगे आगे चलते चलते कुछ चीजों की वजह से, बहुत सी चीजों की वजह से इनको डिप्रेशन हो गया। बट ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। ओके, गुड मैथमेटिशियन। तो जैसे जैसे ये बड़े होते गए, तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और एक चर्च में जाके मॉन्क बन गए। तो ये एक चर्च में गए और वहां पर जाकर क्या बन गए? मॉन्क। ठीक है, इतना समझ में। अब क्या होता था, पहले चर्च में ही स्कूल होते थे। तो उन्होंने क्या किया, चर्च में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। चर्च में ही स्कूल होते थे, चर्च में बच्चों को ही इन्होंने मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। और चर्च के पीछे ही खाने पीने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ उगाया होगा। तो उन्होंने उगाया था एक प्लांट जिसे हम कहते हैं गार्डन पी। अब देखो, स्वीट पी अलग है, गार्डन पी अलग है। गार्डन पी का नाम होता है पाइसम सटाइवम, जो हमें याद रखना है। ओके, स्वीट पी का नाम हमें याद नहीं रखना। तो बहुत बार नीट में क्वेश्चन आएगा कि जीजे मंडल ने किस प्लांट का यूज किया था, स्वीट पी, गार्डन पी। तो आपको गार्डन पी पे ही टिक करना है। तो गार्डन पी, पाइसम सटाइवम।
ठीक है, समझ में? तो इतना याद रखना है। अब तक कुछ बातें ही नहीं हुई, अब तक बस मैंने तुम्हें यही बताया कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है। फिर हमें इस चैप्टर के मेन हीरो की बात कर रहे हैं जो जीजे मेंडल है, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अभी ये क्यों कहा जाता है अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। फिर वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए हैं, गुड मैथमेटिशियन है, चर्च में चले गए, चर्च में बच्चों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने पीछे बैकयार्ड में थोड़ी सी खेती भी कर रखी थी और खेती में उगाया था उन्होंने गार्डन पी, और इस गार्डन पी का नाम है पाइसम सटाइवम। क्लियर, इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या हुआ। उस टाइम पे ना एक थ्योरी बहुत फेमस थी। उस टाइम पे जो थ्योरी फेमस थी उसका नाम था ब्लेंडिंग थ्योरी या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब उस टाइम पे ये फेमस था कि अगर मॉम गोरी है और पापा थोड़े से डार्क है, जो बच्चा पैदा होगा वो पीछे कलर का पैदा होगा, कुछ सावला, ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा डार्क, उसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा जाता है। या फिर कोई एक पेरेंट थोड़ा सा शॉर्ट है, एक पेरेंट की हाइट ज्यादा है, तो जो उनका बच्चा होगा बीच हाइट वाला होगा। ऐसा हमें देखने भी मिलता है नेचर में, हर जगह ब्लेंडिंग कैरेक्टर्स के मिलते हैं। तो उस टाइम पे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बहुत कॉमन था। तो जब ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वाज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन एट दैट टाइम, सब बिलीव करते थे तो ये भी बिलीव करते थे। लेकिन एक दिन ये अपने गार्डन में गए और उन्होंने गार्डन में कुछ अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जो प्लांट है, ये एक पी प्लांट है। तो अगर एक पी प्लांट बहुत लंबा है और एक पी प्लांट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बीच के हाइट मतलब बीच के हाइट का कोई प्लांट है ही नहीं। या तो एक प्लांट इतना बड़ा है या तो एक प्लांट इतना छोटा है, बीच के हाइट का कोई है ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा तो इंसानों में नहीं होता, इंसानों में तो हमें हर हाइट के लोग देखने मिलेंगे, राइट? शॉर्ट हाइटेड, लाइक टॉल भी देखने मिलते हैं, हर हाइट के देखने मिलते हैं। पर प्लांट में ऐसा होता ही नहीं है। उन्होंने देखा इस पी प्लांट में या तो ये जो पी प्लांट है या तो एक बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर हाइट का और या तो पर्टिकुलर शॉर्ट का है, शॉर्ट हाइट का है। तो उनको बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस अगर मैं इसमें से एक प्लांट को, दोनों प्लांट को पेरेंट कंसिडर करूं और इनके बच्चा पैदा करूं तो बीच हाइट का कोई बच्चा पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। एक बड़ा था और एक छोटा था। तो उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे, फिर वो आगे गए तो उन्होंने और चीजें नोटिस की। तो उन्होंने नोटिस किया कि एक जो फ्लावर है, या तो वो कलरलेस है, ये फ्लावर है, या तो वो कलरलेस है, या वो जो फ्लावर है वो थोड़ा बहुत पर्पल कलर का है। कोई और बीच कलर का फ्लावर है ही नहीं। वैसे तो व्हाइट और पर्पल मिलकर कुछ इंटरमीडिएट कलर का फ्लावर बनना चाहिए था, लेकिन या तो सारे फ्लावर्स व्हाइट कलर के और सारे फ्लावर जो है वो पर्पल कलर के हैं। तो उनको तो भी बहुत ये शौक लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तब उन्होंने सोची कि अब मैं इस पे काम करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या तो एक इतने बड़े हाइट का एक छोटे हाइट का है, या तो फ्लावर व्हाइट है नहीं तो पर्पल है, बीच का कोई है ही नहीं। तो तब उन्होंने काम करना शुरू किया। तो उन्होंने काम करना कब शुरू किया? उन्होंने काम करना शुरू किया कुछ 1856 से 1863। कितने साल है ये? 7 इयर्स। 7 साल उन्होंने काम किया। और उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छे तरीके से हर एक बुक में रिकॉर्ड करके बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और उन्होंने कहा कि जब मेरा काम इतना अच्छा हो ही गया तो चलो इसको पब्लिश कर दिया जाए। तो 1865 में ही पब्लिश्ड हिज वर्क। वहां पे एक छोटा सा शहर है ब्रन नाम का। तो ब्रन के एक लोकल से मैगजीन में या न्यूज़पेपर में उन्होंने अपना काम पब्लिश कर दिया। लेकिन किसी ने भी इनके काम को ध्यान नहीं दिया। ओके, इन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया था, लेकिन एक छोटे से लोकल मैगजीन में पब्लिश किया तो ज्यादा लोगों ने देखा भी नहीं होगा और इतना कुछ इन्हें लाइक इसने रिकॉग्निशन नहीं दिया। और विदाउट रिकॉग्निशन इनकी डेथ भी हो गई। ओके, किसी को पता ही नहीं, कोई इतना लाइक महान इंसान काम करके मर भी गया। लेकिन 1900 में कुछ अलग हुआ। 1900 में तीन साइंटिस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहे थे। ओके, इंडिपेंडेंटली, साथ में नहीं, तीन साइंटिस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहे थे। और उनका जो टॉपिक था यही टॉपिक था जो मेंडल का है। और काम करते करते उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया तो उनको फाइनली मेंडल का काम मिल गया और उन्होंने तब रियलाइज हुआ
कि इतने साल पहले कोई इतना ग्रेट इंसान इतना ग्रेट काम करके चला गया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं। वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? उन तीनों साइंटिस्ट के तुम्हें नाम पता होना चाहिए। एक था कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो द बेरिस और एक थे शर्मैक। ये 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया मेंडल का वर्क। और फिर उन्होंने लोगों को, दुनिया को बताया कि देखो कितना महान इंसान था, इतना अच्छा काम करके गया, बट हमने तो भाव ही नहीं दिया। ये जो 7 सालों में उन्होंने काम किया था मेंडल ने, इन 7 सालों में ने काम करने के बाद उन्होंने बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, बेसिक 3 रूल्स दिए थे। ही गेव 3 रूल्स या 3 लॉज, एंड ये 3 लॉज आज भी एप्लीकेबल है। सोचो उस टाइम पे उन्होंने 3 लॉज बनाए थे और ये लॉज आज भी एप्लीकेबल है। तो ये थी पूरी मेंडल की कहानी। तो अब तक तुम्हें क्या-क्या बातें याद रखनी है इन सारी चीज़ों में से, वो मैं बताती हूँ। पहली बात तो तुम्हें ये याद रखनी है कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब क्या होता है। बेसिक मतलब, इनहेरिटेंस कैरेक्टर पास हो रहे और वेरिएशन पास होने के बावजूद भी मदर पैरेंट में, मतलब पेरेंट और बच्चे में डिफरेंस होता है। जीसी मेंडल ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुए थे, ये नहीं याद रखे तो भी चलेगा। मैथमेटिशियन थे, चर्च में पढ़ाते थे और मॉन्क बन गए थे। और इन्होंने जो काम किया था वो गार्डन पी पे किया था, ये तुम्हें याद रखने वाली बात है। और गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो पाइसम सटाइवम है। उस टाइम पे क्या कॉमन था? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कॉमन था। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि हमेशा जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से मिलकर आते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन था, जिसकी वजह से जब उन्होंने प्लांट देखा कि एक प्लांट या तो टॉल है या तो शॉर्ट है, बीच का कोई हाइट नहीं है, या तो एक फ्लावर वाइट है या पर्पल है, बीच का कोई कलर नहीं है, तब उन्होंने शौक लगा और वो उन्होंने काम किया। और उनका वर्किंग पीरियड क्या था? 1856 टू 1863। वर्किंग पीरियड याद रखना है, 7 ईयर्स का था। और इस 7 ईयर्स में काम करते करते उन्होंने क्या दिया? 3 लॉज दिए जो आज भी एप्लीकेबल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उन्होंने 1865 में अपने पूरे काम को पब्लिश कर दिया एक छोटे से लोकल मैगजीन में। लेकिन इनका काम अननोटिस्ड रहा, बट इनका काम रीडिस्कवर किया गया बाय 3 साइंटिस्ट, कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो द वेरिस एंड शेरमैन। इन्होंने रीडिस्कवर किया और उन्होंने उसको ही क्रेडिट दिया, खुद क्रेडिट नहीं लिया, और बताया दुनिया को कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? चलो अब हम आगे जैसे बढ़ेंगे, तो अभी हमें थोड़े बहुत क्रॉसेस पढ़ने हैं। तो अभी हमें क्रॉस पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत चीजें जाननी पड़ेगी कि गैमेट्स एंड ऑल कैसे बनाते हैं या फिर चीजें कैसे करते हैं। हाँ, उसके पहले हम ये भी जान लेते हैं कि मेंडल ने इतना अच्छा काम किया, फिर भी उसका काम अननोटिस्ड क्यों रह गया? ऐसे क्या क्या चीजें थी, ऐसे क्या क्या फ्लॉज थे जो, फ्लॉज तो नहीं कहेंगे उस टाइम के लिए, बट फिर भी चलो, क्या क्या चीजें थी कि मेंडल का काम अननोटिस्ड रह गया। तो अगर पहला चीज मैं बताऊं, तो पहली चीज ये थी कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। ठीक है, तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट गुड। बातें लोगों तक पहुंचती ही नहीं थी, पहुंचने में टाइम लगता था। और ये जो ऐसी बातें होती है जिन्होंने तो लोकल मैगजीन में पब्लिश कर दिया, तो लोगों को बताएंगे भी नहीं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट गुड। दूसरी बात ये थी कि ये मैथमेटिशियन थे और इन्होंने जैसे बायोलॉजी के टॉपिक में मैथ्स यूज किया था, सारी चीजें, रूल्स, लॉ देने के लिए कुछ फॉर्मूलाज एंड ऑल बनाए थे। तो जब इन्होंने मैथ्स यूज किया बायो में, तो बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, पची ही नहीं, हजम ही नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि बायो के अंदर मैथ्स यूज कर रहे हो, मतलब कुछ तो गलत ही होगा। तो ये यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। थर्ड थर्ड रूल था उस टाइम पे, क्या कॉमन थे? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कॉमन था, कि पेरेंट का कैरेक्टर मिलके बच्चों में आता है। तो उन्होंने कहा कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अलावा भी जो कैरेक्टर है वो सेपरेटली पास होते हैं, इंडिविजुअली पास होते हैं कैरेक्टर्स। लेकिन उस बात तभी किसी ने इनकी बात मानी नहीं। ओके, तो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर, ये बात वहां पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, विदाउट ब्लेंडिंग ऐसे कैसे हो सकता है। और चौथी बात ये थी कि इन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर ना कुछ फैक्टर डिसाइड करते हैं। आज तो हमें पता है कि ये कैरेक्टर जीन से डिसाइड करते हैं, लेकिन उस वक्त जीन्स क्या होता है ये पता नहीं था। तो तभी उन्होंने फैक्टर कहा था। पर फिर लोगों ने कहा कि अगर ये कैरेक्टर फैक्टर डिसाइड करते तो हमें बताओ ना फैक्टर कहाँ पर है। तो माइक्रोस्कोप ना होने के कारण, ये सारी चीजों के कारण, इन्होंने तो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कि, तो नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स।
ये कुछ रीजन थे जिनके वजह से मेंडल का काम अननोटिस्ड रह गया। ठीक है, नाउ वी आर रेडी कि आगे हम जाके क्रॉस के बारे में कुछ पढ़ सके। अभी हमें ये क्रॉसेस पढ़ने हैं ना, तो अभी क्रॉसेस पढ़ने से पहले कुछ और बातें हमें पता होनी चाहिए, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हाउ टू मेक गैमेट्स, ये एक बात देख लेते हैं, हाउ टू मेक गैमेट्स। कैसे देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, अगर ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, तो इट्स अ टॉल प्लांट, हमें सबको पता है। लेकिन ये कैसा टॉल होगा? होमोजाइगस टॉल होगा। और अगर एक कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट है, तो ये भी टॉल होगा, लेकिन ये कैसा टॉल होगा? हेटेरोजाइगस होगा। तो अगर तुम गैमेट बनाने की बात करोगे, तो इसका एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल टी, और इसका गैमेट बनेगा एक स्मॉल टी, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर एक ही तरीके का गैमेट बन रहा है। यहाँ पर दोनों कैपिटल टी है, तो उसको तुम दो बार नहीं लिखोगे, उसको एक ही बार लिखोगे। बस इनको सेपरेट करना है, इनको अलग करना है। तो अलग करके ये हो गया, अलग करके ये हो गया, और यहाँ पे भी अलग करोगे तो अलग करके ये बन गया, अलग करके ये बन गया। तो यहाँ पर एक ही बार लिखोगे, यहाँ पे तो दोनों अलग अलग ले, तो दोनों को लिखना ही पड़ेगा। तो जेनेटिक्स में हम नंबर ऑफ गैमेट्स की बात नहीं करेंगे, हम मेन फोकस करेंगे कि कितने टाइप के गैमेट बन रहा है। ठीक है, कैपिटल टी सेम गैमेट बन रहा है, तो हम फर्क ही नहीं पड़ता, दो बन रहा है, हम एक ही लिखेंगे क्योंकि टाइप तो एक ही है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग तरीके के गैमेट बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दोनों लिखना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक गैमेट, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो। हाँ, हमें आगे क्रॉस भी करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्रॉस एंड ऑल हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। यहाँ तक तुम अच्छे से पढ़कर आओ, तो क्रॉस एंड ऑल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है।